तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम विज्ञान के सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं, तीसरे सेट को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है, हमने इसके आगे के क्वेश्चन को कर लिया था दोस्तों। चलिए कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल यानी कि H2O का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं, संतुलित अपक्रिया लिखना है। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला कारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग जानते हो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस होता है। और हमारा इसमें देखिए कह रहा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये OH इधर होता है दोस्तों। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है। अब कह रहा है इसकी क्रिया कराने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यानी कि CaCO3 बनता है। CaCO3 प्लस H2O यानी कि जल बन रहा है। इसको हमने संतुलित करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों संतुलित करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर कैल्शियम एक, यहाँ पर भी कैल्शियम एक। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर यानी कि 2 का गुणा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए हमारा 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, ये हमारा यहाँ पर 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया। अब H2 देखिए यानी कि हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 यानी कि हाइड्रोजन, ये हमारा संतुलित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि इसमें दूसरा देखिए कह रहा है बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम क्लोराइड का हमारा सूत्र होता है BeCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का हमारा यानी कि पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है दोस्तों। जब इसका हम लोग क्रिया कराते हैं तो कह रहा है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 यानी कि जब इसका क्रिया होता है तो ये इससे क्रिया कर लेता है, BaSO4 बना लेता है और ये KCl बना लेता है प्लस KCl। इसका हमारा जो क्रिया हो जाता है हमारा ये बना लेता है। चलिए दोस्तों इसको भी हम संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेरियम है, यहाँ पर भी एक बेरियम है, ये हमारा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर केवल Cl है। यहाँ पर देखिए 2 Cl है, यहाँ पर केवल 1 Cl है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। तो देखिए 2 लगाने पर हमारा K भी 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा 2 K है, ये हमारा यानी कि K भी हमारा यानी कि पोटेशियम भी बराबर हो गया हमारा और कैल्शियम भी बराबर हो गया। अब SO4 देखेंगे तो SO4 देखिए, SO4 देखिए दोनों हमारा बराबर है, ये भी हमारा रासायनिक समीकरण हो गया दोस्तों। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए कह रहा है जिंक, तो लिखेंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा H2SO4 होता है। जब इसका क्रिया कराते हैं तो हमारा ये ZnSO4 बनता है, ZnSO4 प्लस अब कह रहा है हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस हमारा निकलता है। देखिए ये भी हमारा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर भी Zn1, यहाँ पर भी Zn1, SO4 यहाँ पर भी SO4 यानी कि SO4 और यहाँ पर H2, यहाँ पर भी H2 हमारा बाहर निकल गया है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि चौथा में कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट। हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला जानते हैं, ये होता है AgNO3 प्लस जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2, ये हमारा इसका जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है। चलिए इसका भी क्रिया कराते हैं हम लोग। क्रिया कराएंगे तो देखिए कह रहा है सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl बन रहा है प्लस जिंक नाइट्रेट यानी कि जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है दोस्तों। यही हमारा इसका अब क्रिया कराने पर यही हमारा बन रहा है दोस्तों। तो चलिए इसे भी हम लोग संतुलित करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा 2 रहेगा, चलिए इसे हम लोग संतुलित करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर Ag हो गया, यहाँ पर भी एक हमारा Ag, ये हमारा ठीक है। NO2 देखिए यहाँ पर हमारा NO2 2 हो गया, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर यानी कि NO2 देखिए यहाँ पर 2 है, NO3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 से जब गुणा कर रहे हैं तो NO3 तो हमारा बराबर हो गया, इधर भी NO3 बराबर हो गया, लेकिन Ag हमारा 2 हो गया, जिससे हमें यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। यानी कि जब यहाँ पर Ag 2 हो गया तो यहाँ पर भी Ag को 2 करना पड़ेगा, यानी कि सिल्वर को 2 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर सिल्वर 2 गुना हो गया
अब देखिए सिल्वर दोगुना होने के चलते ये हमारा क्लोरीन भी दोगुना हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी क्लोरीन हमारा दोगुना है। अब देखिए जेडेन हमारा बराबर है, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया दोस्तों। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां का हो रहा है। 26वां का पहला, एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका रंग यानी कि जो उसका रंग होता है नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। यानी कि जब हम लोग जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जो उसका नीला रंग होता है वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस किस कारण की वजह से होता है दोस्तों, यही हमें लिखना है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी कि जब लोहा जो हमारा लोहा होता है, यहाँ पर देखिए हमारा जस्ता कह रहा है तो यहाँ पर आप लोग जस्ता लिख लीजिए। जस्ता यानी कि जेडेन होता है। यानी कि जब जेडेन यानी कि जस्ता की कील को यानी कि जस्ते की छड़ यहाँ पर लिख लीजिए, कील की जगह पर छड़ लिख लीजिए दोस्तों। छड़ को कॉपर सल्फेट यानी कि जब जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, यानी कि जब हम लोग जस्ता का जो छड़ होता है उसको कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन में जलीय विलयन में जब डुबोते हैं तो जो जिंक होता है, यहाँ पर जिंक लिख लीजिए, जो जिंक होता है यानी कि जिंक को ही दोस्तों जस्ता कहते हैं। तो जो जिंक होता है कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो जिंक होता है वो कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है, जिससे जिंक सल्फेट बनता है, जिससे जिंक, यहाँ पर आयरन हम लोगों ने लिखा है ना दोस्तों, लोहा इसीलिए लोहा का लिखा गया। तो यहाँ पर जिंक हो जाएगा, जिंक यानी कि जेडेन हो जाएगा। जेडेन सल्फेट का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर जेडेन हो जाएगा। जेडेन सल्फेट का निर्माण होता है यानी कि जेडेन सल्फेट विलयन बनता है जिसका रंग हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्रिया कराएंगे, ये हमारा जेडेन होगा। जेडेन प्लस CuSO4 से क्रिया कराएंगे तो हमारा यह ZnSO4 बन जाएगा। ZnSO4 प्लस Cu, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा है आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ क्यों होते हैं, यानी कि जो हमारा आयनिक यौगिक होता है उसका गलनांक उच्च आखिर होता क्यों है, यही हमें लिखना है दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं दोस्तों। लिखेंगे दूसरा, आयनिक यौगिक प्रबल आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वो प्रबल आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे उस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हमें वो जो बंध होता है यानी कि मान लीजिए प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं, जैसे हमारा Na और Cl होता है। जब इसे हम लोग तोड़ते हैं तो ये हमारा Na प्लस Cl माइनस बनता है। ये हमारे आयनिक बंध से जुड़े होते हैं। जब ये प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं तो प्लस और माइनस खत्म हो जाता है और ये आपस में एकदम प्रबल बंध से जुड़ जाते हैं दोस्तों, इसलिए हमें तोड़ना इन्हें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए वही कह रहा है कि तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि इन्हें अलग करने के लिए जब इसमें ये एक ही में बंध जाते हैं यानी कि बंध द्वारा बंध जाते हैं तो इन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो तथा उन्हें गर्म करने के लिए अत्यधिक ताप की भी लगाना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए जब तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा तो उन्हें गर्म करने में भी अत्यधिक ताप की आवश्यकता होगी। अतः आयनिक यौगिक के गलनांक कुछ होते हैं, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं क्योंकि उन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा उन्हें गलाने के लिए या गर्म करने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है दोस्तों। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27वां देखिए हमारा कह रहा है उदासीनीकरण अपक्रिया लिखिए, या उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए। चलिए दोस्तों उदासीनीकरण अपक्रिया लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया हमारा क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं, यानी कि जो हमारा अम्ल होता है, मान लीजिए अम्ल में मान लीजिए HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। जब ये क्षार के साथ अपक्रिया करते हैं, क्षार में मान लीजिए KCl हो गया यानी कि पोटेशियम दोस्तों KOH हो गया यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब उसके साथ जब क्रिया करता है ना दोस्तों तो लवण यानी कि सल्ट यानी कि नमक का निर्माण करता है और जल यानी कि पानी बनाता है। उसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया लिखते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं।
तो देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया हमारे होती है जब अम्ल तथा क्षार की आपस में अपक्रिया कराते हैं। जब मान लीजिए अम्ल तथा क्षार को आपस में अपक्रिया जब कराते हैं तो लवण तथा लवण को ही नमक कहते हैं दोस्तों, लवण तथा जल यानी कि पानी का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया को दोस्तों हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यही हमारा उदासीनीकरण अपक्रिया होता है दोस्तों। चलिए उदाहरण में ले लेते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। और ये हमारा जो ये होता है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हमारा होता है सोडियम क्लोराइड होता है, दोस्तों। ये हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, ये हमारा तो ये हमारा जल होता है दोस्तों। ये हमारा H2 जल होता है। अब देखिए इसमें दूसरा अपक्रिया हमारा H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये NaOH हमने आपको लिखवाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हमारा सोडियम सल्फेट होता है, ये हमारा H2 होता है। देखिए जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं दोस्तों, तो इसका ये जो Na होता है सल्फेट से अपक्रिया कर लेता है तो N2SO4 बना लेता है और 2H2 यानी कि जल बना लेता है दोस्तों। यही हमारा इसका अपक्रिया हो जाएगा, रासायनिक अपक्रिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए दोस्तों भर्जन को हम लोग लिखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा भर्जन होता है। भर्जन में देखिए क्या कर रहा है, भर्जन में कर रहा है सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, यानी कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उन्हें वायु की उपस्थिति में, यानी कि जो वायु होता है उसकी उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर, यानी कि जो भर्जन होता है उसके गलनांक बिंदु होता है उसके कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि जो सल्फाइड होता है, यानी सल्फाइड को हम लोग SO2 लिखते हैं दोस्तों। जो SO2 सल्फाइड होता है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, मान लीजिए जो सल्फाइड अयस्क है उसको हम लोग वायु यानी कि O2 की उपस्थिति में उसकी गलनांक बिंदु, मान लीजिए उसका गलनांक बिंदु मान लेते हैं 100 है, तो उसकी गलनांक बिंदु 100 यानी कि गलनांक बिंदु 100 है उसका, तो गलनांक बिंदु से 100 कम यानी 100 से कम बिंदु पर कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कम ही ताप पर जब इसे गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखिए 2ZnS, यानी कि ये हमारा होता है जिंक सल्फाइड, ये हमारा जिंक सल्फाइड होता है दोस्तों। ये हमारा जिंक ऑक्साइड होता है, ये हम लोगों ने आपको लिखवाया है, यानी कि सल्फर ऑक्साइड होता है। देखिए जिंक सल्फाइड से जब अपक्रिया करता है, यानी कि जिंक सल्फाइड जब O2 के साथ क्रिया करता है तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है और SO2 का निर्माण करता है। इससे हम लोगों ने इसे संतुलित किया है। यहाँ पर 2 लगाए हैं तो यहाँ पर भी 2 हमारा ZN हो गया है, तो यहाँ पर भी ZN 2 हो गया है, यस भी 2 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 यानी कि 4 H2O है, यहाँ पर 2 है 6 H2O है, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 H2O है, यानी कि H2O का है दोस्तों O2 है। देखिए ये हमारा अपक्रिया हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए हमें कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इसका IUPAC नाम लिखना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ये हमारा पहले IUPAC नाम करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसमें कार्बन को ढूंढते हैं। तो कार्बन देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है हमारा। अब देखिए ये C और O, ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है और ये OH, यानी कि ये हमारा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यानी कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यानी कि ये हमारा समूह है, तो हम लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक
अम्ल में हमारा जुड़ता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जुड़ता है। तो अब देखिए हमारा कार्बन पहले गिनेंगे तो कार्बन 1 और 2, 2 कार्बन है तो हम लोग 2 कार्बन को जानते हैं मेथ एथ पढ़ते हैं एथ, और ओइक उसमें जोड़ देंगे तो हमारा इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। इसका IUPAC नाम हमारा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यदि इसका साधारण नाम पूछे तो हम लोग एसिटिक अम्ल लिख देंगे, यानी कि एसिटिक अम्ल। इसका साधारण नाम हमारा एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। अब देखिए इसमें ख वाला कह रहा है CH3CHO। हमें CH3CHO का नाम लिखना है तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कार्बन को ढूंढिए। कार्बन देखिए हमारा 1 और 2, इसमें 2 कार्बन है, 2 के लिए मेथ एथ लगेगा। अब देखिए CHO हम आप लोग जानते हैं 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो CHO है उसे इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड। ये हमारा एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है तथा इसमें जो हमारा लगता है अल, इसमें हमारा अल जुड़ता है दोस्तों, लास्ट में अल जुड़ता है। तो हम लोग जानते हैं मेथ, यानी कि मेथ एथ, यानी कि इसमें 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, तो लिखेंगे एथ, एथ अल, एथे, ये एथेन, एथेन हो जाएगा, और ये अल जुड़ेगा तो एथेनल हो जाएगा, एथेनल, सॉरी दोस्तों, एथेनल हो जाएगा। ये हमारा इसका IUPAC नाम एथेनल हो जाएगा, एथेनल, यही हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसमें अथवा में दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। हमें मिसेल पर लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षारण पर लिखना है और योगात्मक अपक्रिया यानी कि संयोजन अपक्रिया पर लिखना है। चलिए दोस्तों मिसेल पे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए अथवा वाला क्वेश्चन हमारा है, अथवा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए पहला लिखते हैं मिसेल। मिसेल हम लोग जानते हैं दोस्तों, मिसेल साबुन को जल में विलय करने पर यह जल में कोलाइडी विलयन बनाता है। यानी कि जो साबुन होता है, साबुन को जल में विलय करते हैं, यानी कि मान लीजिए जो हमारा साबुन होता है, साबुन को जब बाल्टी में पानी में जब हम लोग विलय यानी कि उसे घुलाते हैं, यानी कि उसमें घोलते हैं तो कोलाइडी विलयन बनाता है। वो हमारा कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, जिसमें साबुन के अणु और उसमें जो साबुन के हमारे अणु होते हैं परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। तो वो गुच्छे हम लोग जानते हैं, गुच्छे के रूप में वो लोग एकत्रित हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा दोस्तों। तो गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मिसेल बनाते हैं, गोलाकार साबुन का मिसेल बनाते हैं, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। चलिए दोस्तों मिसेल का संरचना बनाते हैं। ये हमारा मान लीजिए तेल का बूंद हो गया, ये हमारा इस तरह इस तरह इस तरह, ये हमारा यन्ने होता है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह हमारा यन्ने होता है। ये हमारा मिसेल संरचना है, देखिएगा दोस्तों, ये हमारा मिसेल संरचना, ये प्लस होता है, यन्ने प्लस होता है, ये हमारा सब मिसेल संरचना है, ये हमारा मिसेल संरचना होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा मिसेल संरचना है, इसी प्रकार से हमारा मिसेल संरचना बनता है। ये मान लीजिए जो ये हमारा है, मान लीजिए तेल का बूंद है, ये मान लीजिए हमारा तेल का बूंद है, तो जो ये यन्नी होता है, यानी कि जो हमारा साबुन होता है, साबुन का जो कोलाइडी विलयन होता है, ये इस पर जाकर पड़ता है, जिससे ये हमारा जो तेल का बूंद होता है वो हमारे कपड़े से निकल जाता है दोस्तों। यही हमारा मिसेल संरचना है दोस्तों, ये हमारा मिसेल संरचना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे द्वारा संक्षारण को परिभाषित कीजिए। चलिए दोस्तों संक्षारण को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब कोई धातु वायु में उपस्थित, यानी कि मान लीजिए कोई धातु का मतलब मान लीजिए लोहा हो गया, फेरस हो गया, कुछ भी मान लीजिए हो गया, लोहा को ही फेरिस कहते हैं दोस्तों। जब कोई धातु वायु में उपस्थिति, यानी कि वायु में उपस्थित, मान लीजिए वायु में हमारे वायुमंडल में क्या उपस्थित है, नमी, आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन, ये हमारे सब हमारे वायु में उपस्थित है। तो ऑक्सीजन, नमी, आर्द्रता, तापमान इत्यादि के कारण, यानी कि जब कोई धातु को वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो ऑक्सीजन, नमी, आर्द्रता के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यानी कि उस पर इफेक्ट पड़ने लगते हैं तथा उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और उस जो हमारा धातु होता है उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग संक्षारण करते हैं दोस्तों। यही हमारा संक्षारण होता है। जैसे में देखिए दिया है
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगता है दोस्तों उससे भी हम लोग संक्षारण करते हैं। तांबे का हरा होना, जो हमारा तांबा होता है वो हमारा हरा हो जाता है, वो भी हमारा संक्षारण के कारण हो जाता है। अब देखिए चांदी काली परत चढ़ना, यानी कि जो चांदी होता है उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, ये भी हमारा संक्षारण के कारण ही होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हमारा हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, योगात्मक अपक्रिया दिया है। हम लोग जानते हैं योगात्मक अपक्रिया हमने आपको पहले भी कराया है। जो योगात्मक अपक्रिया होती है उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों उसे भी लिख लेते हैं। योगात्मक अपक्रिया हमारा हो जाएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए पहला पदार्थ हमारा H2 हो गया, दूसरा हमारा O2 हो गया। H2O2 यानी कि जब वो दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार की अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम प्लस O2। जब 2 मैग्नीशियम O2 को हम लोगों ने लिया है तो जब इसका अपक्रिया कर रहे हैं तो MgO बना रहे हैं, ये हमारा MgO का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, नोट बनाते रहिएगा बाकायदे से। चलिए दोस्तों ये हमारा उपभाग 3 शुरू होता है दोस्तों। इसमें पहला हमारा यानी कि 28वां क्वेश्चन कर रहा है, पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि मुकुलन और पुनरुद्भवन का सचित्र वर्णन करना है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिखते हैं। देखिए हमारा पुनरुद्भवन किसी जंतु के, यानी कि किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। मान लीजिए जो हमारी छिपकली होती हैं दोस्तों, जो छिपकलियाँ होती हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो छिपकली होती है जब उसका पूँछ कट जाता है तो कुछ दिन के बाद, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन के बाद उसका जो पूँछ होता है फिर से वापस आ जाता है, वो हमारा पुनरुद्भवन ही होता है दोस्तों। यानी कि उसी प्रकार के कई जंतु ऐसे होते हैं जिनके मान लीजिए पैर कट जाते हैं, पूँछ कट जाते हैं इत्यादि, गोड़ कट जाते हैं, तो फिर से अपने आप वापस यानी कि 2 दिन 3 दिन के बाद आ जाते हैं, उसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे ये हमारा प्लेनेरिया है दोस्तों, ये हमारा प्लेनेरिया है। ये देखिए जो हमारा ये स्वच्छ प्लेनेरिया है, ये हमारा स्वच्छ प्लेनेरिया है। अब देखिए इसका जो पार्ट है, इसके शरीर का 3 पार्ट हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ये जो हमारा उसका शरीर कटा है 3 पार्ट में विभाजित हो गया है। तो पहला पार्ट देखिए, ये हमारा छोटा सा एक पुनरुद्भवन के सहायता से नया जीव में उत्पन्न हो गया है। ये भी नया जीव बना लिया, ये भी जो कटा हुआ भाग था ये भी नया जीव बना लिया है, ये भी कटा हुआ भाग जो आधा था वो भी हमारा एक नया जीव बना लिया। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे में हाइड्रा में भी इसी प्रकार से होता है, और प्लेनेरिया तो यही है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए इसका 3 पार्ट कटा है और तीनों पार्ट एक नए जीव में कन्वर्ट हो गए हैं। अब चलिए दोस्तों मुकुलन को लिखते हैं। मुकुलन में देखेंगे इस प्रकार के पादपों में मात्र कोशिका पर एक मुकुल का विकास हो जाता है। मुकुल वृद्धि करके मात्र कोशिका से अलग हो जाता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। चलिए दोस्तों मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये, मान लीजिए ये आलू है, ये हमारा आलू है दोस्तों, ये हमारा आलू है, मान लीजिए ये हमारा आलू है। तो आप लोग देखते होंगे कि जो आलू होता है उसके ऊपर ये इतने बड़े आ जाते हैं। इसी की वजह से जो ये ऊपर है इतने बड़े बड़े ये हमारे आते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं। यानी कि इसके मुकुलन कहते नहीं हैं, इसे ये मुकुल कहते हैं। इसके जो ऊपर ये इतना बड़ा बड़ा आ जाता है जिसे आप लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, कि इसे आप लोग बोते हैं, तो जिससे हमारा आलू होता है वही हमारे उसके ऊपर आ जाता है, उसे हम लोग मुकुल कहते हैं। तो धीरे धीरे ये जो हमारा मुकुल होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। धीरे धीरे ये हमारा मुकुल होता है बड़ा होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो मुकुल है बड़ा होकर मात्र कोशिका, यानी कि ये जो इसकी मात्र कोशिका है इससे टूट कर अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, इस पर है और ये टूट कर अलग हो गया, और ये टूट कर अलग होने के बाद ये एक नया आलू का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से हमारे आलू जमते हैं दोस्तों। ये एक नए आलू का निर्माण कर लेता है, और ये जो ऊपर होता है यही मुकुल होता है। और ये इससे मात्र कोशिका से अलग होने पर, ये जो मान लीजिए ये है, इसका मात्र कोशिका जो ये है यही जन्मदाता है, जो इससे जब अलग होता है
तो उस प्रक्रिया को मुकीलन कहा जाता है दोस्तों। यही हमारा इसका पूरा हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको समझ में आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी जो मनुष्य होते हैं उसमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिखते हैं। चलिए लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन करना है। लिखेंगे लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है। लिखेंगे दोस्तों मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य होता है, यानी कि जब हम लोग होते हैं दोस्तों, हम लोगों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी का मतलब 46 गुणसूत्र हमारे अंदर पाया जाता है। एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, यानी कि 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र हम लोगों में पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, यानी कि जो हमारा 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है वो ऑटोसोम्स होता है तथा एक जोड़ी गुणसूत्र होता है। यानी कि 23 जोड़ी दोस्तों 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होता है और एक जोड़ी हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, जिसे हम लोग XY हम लोगों में होता है, यानी कि मेल में होता है, और फीमेल में हमारा XX होता है दोस्तों। ये हमारा गुणसूत्र है। पुरुषों में दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, यानी कि जो हम लोग पुरुष होते हैं हमारे में एक गुणसूत्र X होता है, एक Y होता है। अब देखिए पहला X गुणसूत्र हमारे में हमने बताया अभी आपको, पहला X होता है तथा दूसरा Y गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं अर्थात X होते हैं। दोनों में स्त्रियों में दोनों X ही होते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा नर है, नर में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है, स्त्री में X और XX पाया जाता है। यही हमारे क्रिया करते हैं। तो देखिए दोस्तों इससे हम लोग क्रिया कराए हैं, तो X और X मिलेगा तो XX बनेगा, फिर से X और X ये मिलेगा तो XX बनेगा, और XY मिलने से X और Y मिलने से XY बनेगा, और XY फिर से YXY। जब X और Y मिलते हैं तो हमारे लड़का का निर्माण होता है, यानी कि लड़का जन्म लेता है, और वो XX मिलता है, XY मिलता है तो लड़का का निर्माण होता है, XX मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों लिखते हैं। पहला है पुरुष में दोनों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, पहला X दूसरा Y। यानी कि जो पुरुष यानी कि जो मेल होते हैं, मेल जो होते हैं, मेल में पहला गुणसूत्र X होता है तथा दूसरा Y होता है दोस्तों। अब महिलाओं में दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, यानी कि जो महिला होती है उसमें दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, यानी कि दोनों XX होते हैं। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु को उत्पन्न करता है, यानी जो पुरुष होते हैं वो 2 प्रकार के शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं। पहले शुक्राणु को X कहते हैं तथा दूसरे शुक्राणु को Y कहते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला हमारा, जब पुरुष का X गुणसूत्र, जब यानी कि पुरुष का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से निषेचन करता है तो लड़की का निर्माण होता है। यानी जब मान लीजिए ये X गुणसूत्र और मादा में केवल XX ही होता है तो X और X मिलते हैं तो हमारे लड़की का निर्माण होता है दोस्तों। जब पुरुष का यह Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु, यानी जब पुरुष का Y गुणसूत्र वाला जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, गुणसूत्र होता है वो हमारे जब स्त्री के अंडाणु से निषेचन करता है तो लड़का का निर्माण होता है दोस्तों। अब देखिए अगला, महिला एक ही प्रकार के गुणसूत्र को उत्पन्न करती है। जो महिला होती है एक ही प्रकार के गुणसूत्र को उत्पन्न करती है, जिसे XX गुणसूत्र कहते हैं। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 30वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुकर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। यानी कि प्रकाशानुकर्तन और गुरुत्वानुकर्तन को लिखना है और उसे बनाना है। चलिए दोस्तों उसे हम लोग लिखते हैं। दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुकर्षण। लिखेंगे प्रकाशानुवर्तन में पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं। यानी कि मान लीजिए जो ये हमारा पौधा है जहाँ से प्रकाश पाता है उधर ही, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रकाश आ रहा है, ये मान लीजिए ये हमारे प्रकाश है, ये हमारा सूर्य है। जब यहाँ पर प्रकाश आएगा तो ये धीरे धीरे जो पौधा है इसी की ओर आता जाएगा, धीरे धीरे इसी की ओर यानी कि लचक जाएगा, इधर ही लचक जाएगा।
यानी कि अग्रसर होते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, इधर ही आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी मान लीजिए जहाँ से उनको प्रकाश मिलता है उन पौधे उसी की ओर अग्रसर हो जाते हैं, उसके आगे बढ़ जाते हैं, उसी को ही हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण में पौधों के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं। यानी जो पौधे का देखिए दोस्तों, ये हमारा जो पौधे का जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण यानी कि नीचे की दिशा में अग्रसर होते हैं। यानी कि जो हमारा ये जड़ होता है नीचे की ओर जाता है, और जो हमारा ये पौधे का ऊपर की का भाग होता है वो हमारे सूर्य के प्रकाश की ओर जाता है। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण करता है। यानी कि जड़ का नीचे जाना, नीचे बढ़ना, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, तथा पौधे का जो ऊपरी भाग है उसका सूर्य के प्रकाश की ओर जाना, ये हमारा प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। दोस्तों यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानवों की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। देखिए 31वां सवाल है हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को लिखते हैं दोस्तों। हार्मोन स्रावित करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी कि जो हार्मोन को हमारे शरीर में जो हार्मोन को स्रावित करता है, जो हार्मोन को निकालता है, उसे नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएँ नहीं होती। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं दोस्तों उसमें हमारी वाहिकाएँ नहीं होती हैं। अतः यह अपना स्राव सीधे रुधिर के स्रावित करती हैं। रुधिर के द्वार से ये स्राव अपनी लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए इसके 4 प्रकार, ये हमारे अंतःस्रावी के 4 प्रकार। पहला देखिए पीयूष ग्रंथि। पहला हमारा पीयूष ग्रंथि को ही दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों की कार्यकी पर नियंत्रण करता है। यानी कि दूसरे जो ग्रंथ होते हैं वो अपने कार्य करते हैं, उस पर नियंत्रण हमारा मास्टर ग्रंथि ही करता है। इसमें से अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं। यानी कि जो हमारा मास्टर ग्रंथि होता है उसमें से अनेक हार्मोनों का स्राव होता है, जैसे पिट्यूटरीन होता है, वेसोप्रेसिन होता है, यही हमारे उसमें से हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। अब देखिए थायराइड ग्रंथि यह गले में स्थित होता है। जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है दोस्तों हमारे गले में स्थित होता है। इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसी के द्वारा हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है या नियंत्रण करता है। ये जो हमारी हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अपापचयी क्रियाओं को सही करते हैं या नियंत्रण करते हैं। अब देखिए थाइमस ग्रंथि, यह वक्ष में स्थित होता है। ये हमारे वक्ष में स्थित होते हैं। यह प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। ये जो हमारे ग्रंथि होते हैं हमारे प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। वयस्कों में यह क्रियाशील नहीं होते हैं। वयस्कों में यह हमारे क्रियाशील नहीं होते हैं। अब देखिए पेनियल काय होता है, यह मस्तिष्क में स्थित होता है। यानी जो पेनियल काय होता है हमारे मस्तिष्क यानी कि दिमाग में स्थित होता है, जो मिलेटोनिन एवं सीरोटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। दोस्तों ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा अथर्वम दिया है, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं उनके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों पारितंत्र में हम लिखेंगे सभी जीवों जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। यानी कि जो हमारे सभी जीव होते हैं, मान लीजिए पादप यानी कि पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हो गए, परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। वो परस्पर अन्योन्य क्रियाएँ करते हैं। जीव दूसरे जीवों के अतिरिक्त पर्यावरण सभी क्यों प्रभावित होते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं दूसरे जीवों के अतिरिक्त, यानी कि जीव हमारे जो होते हैं वो दूसरे जीवों के अतिरिक्त सभी भी प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी भी प्रभावित होते हैं। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों को, सबसे बढ़िया आपका यहाँ से ही परिभाषा शुरू होता है दोस्तों। जीवों व पर्यावरण के मध्य, यानी कि जीव जो होते हैं जीव जंतु होते हैं, और जीव जंतु तथा पर्यावरण के बीच, जीव जंतु और पर्यावरण के मध्य या बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों से, यानी कि मान लीजिए हम जीव हैं, जीव और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं दोस्तों। देखिए पारितंत्र के घटक,
पहला हमारा उत्पादक होता है, यानी कि जो भोजन का निर्माण करता है। वे सभी जीव जो सूर्य के प्रकाश, जल व क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि जो भोजन का निर्माण करते हैं, सीधे सीधे आप कह सकते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं वो हमारे उत्पादक कहलाते हैं। जैसे में हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं। अब देखिए दूसरा उपभोक्ता होता है। वे जीव जो उत्पादक द्वारा, यानी कि वे जीव जो उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं या उसको खाते हैं या उसका भक्षण करते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। वे जीव जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं या भक्षण करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मनुष्य आता है, हम लोग भी दोस्तों पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं। और दूसरा खरगोश हो गया और चूहा हो गया, ये सब हमारे उपभोक्ता में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम लोग सेट 4 को देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।